क्लास तो वैसे स्टार्ट हो ही गई ना। संदीप बोल रहा है यस सर आ रही है। चलिए पढ़ना तो शुरू करें। कल भी क्लास नहीं हो पाई, परसों भी नहीं हो पाई। राजनीतिक भूगोल का विकास पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और इसमें फ्रेडरिक रेडजेल का कंट्रीब्यूट देख रहे थे। फ्रेडरिक रेडजेल राजनीतिक भूगोल का जनक। भूगोल का जनक। पुस्तक का नाम है पॉलिटिक ज्योग्राफी। पॉलिटिक ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल पुस्तक कब आई थी? 1897 ईस्वी में। इसी पुस्तक के बाद क्षेत्र विशेष के संदर्भ में राजनीतिक घटनाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया गया। क्लियर? ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब चलते हैं कल वाली क्लास के रिगार्डिंग ही। यहां तक अपन कल पढ़ चुके थे राज्य का जैविक सिद्धांत। राज्य का जैविक सिद्धांत। जब भी राज्य के जैविक सिद्धांत की बात आती है, ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट, इसकी बात आती तो दो नाम आने चाहिए। पहला रेडजेल और दूसरा केजलन। रेडजेल व केजलन, ये दो नाम आने चाहिए। राज्य के जैविक सिद्धांत जो रेडजेल ने दिया है, इसका जो आधार है वो आधार है डार्विन व स्पेंसर के सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। ये इसका आधार है, बेस है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत। अब ध्यान दें, राज्य का जो जैविक सिद्धांत है, इसी थ्योरी को अपन कहते हैं लेबेंस-राम की थ्योरी। लेबेंस-राम की थ्योरी की संकल्पना, इसे क्या कहते हैं? लेबेंस-राम की संकल्पना। लेबेंस-राम की संकल्पना। लेबेंस-राम का मतलब होता है पोषण क्षेत्र। यहां तक नोट डाउन कर लें, यहां तक नोट कर ले बच्चों। नोट कर लिया? चलिए, लेबेंस-राम। लेबेंस-राम का मतलब होता है पोषण क्षेत्र। पोषण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो धुरी केंद्र तथा सीमांत के मध्य हो।
सीमांत के मध्य हो, जहां जनसंख्या निवास करती हो, और आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां होती हो, गतिविधियों का क्षेत्र। केजलिन ने इसे क्या माना है? उदर माना है। उदर यानी पेट। लेवेंसरोम पोषण क्षेत्र, उदर या पेट के रूप में माना है। दूरी केंद्र तथा सीमांत के मध्य, जहां जनसंख्या निवास करती हो, जहां आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां करती हो, यानी दूरी केंद्र और सीमांत को बैलेंस बनाने का काम, शक्ति देने का काम जो है वो कौन करता है? लेवेंसराम। दोनों को शक्ति देता है ये। दोनों को शक्ति देने का काम कौन कर रहा है? लेवेंसराम। दोनों को शक्ति देने का काम लेवेंसराम कर रहा है। दोनों को पावर देने का काम कौन कर रहा है? लेवेंसराम। अब आगे देखें, वही 7 बातें जो कल वाली क्लास तो हटा दी थी ना, है क्या बच्चों? कल वाली क्लास है और उसमें लाइट चली गई थी, डिस्टरबेंस था थोड़ा सा, तो वो क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। क्लियर? चलिए अब देखें आगे कि उसमें एक डायग्राम भी बनाया था मैंने कल वाली क्लास में, तो इसके 6-7 बातें नोट डाउन कर ले। पहली बात, राज्य जैविक सत्ता है जो अपना विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार करता है। नियमों के अनुसार करता है। राज्य एक जैविक सत्ता है जो अपना विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार करता है। राज्य का विस्तार, विकास नाभि केंद्र से प्रारंभ होता है। नाभि केंद्र से प्रारंभ होता है। राज्य की एक निश्चित स्थिति होती है। राज्य की एक निश्चित स्थिति होती है। वह विस्तार होता है। राज्य की निश्चित स्थिति व विस्तार होता है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि अनवरत रूप से होती है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि अनवरत रूप से होती है। प्रत्येक राज्य धरातल पर एक निश्चित स्थिति व क्षेत्र विस्तार रखता है। राज्य का विस्तार जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ होता है और राज्य में अनवरत रूप से जनसंख्या वृद्धि होती है। क्लियर? अब यहां देखें, केजलिन के अकॉर्डिंग नाभि केंद्र जो होता है
कैजलन के अकॉर्डिंग वो मस्तिष्क होता है, राज्य का हृदय होता है, राज्य का फेफड़े होते हैं, या मस्तिष्क होता है। नाभि केंद्र, नाभि केंद्र को कैजलिन ने क्या कहा? हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क। यानी अपन इसको इस रूप में मान सकते हैं, राजधानी, यानी जहां निर्णय लिए जाते हों, निर्णय लिए जाते हों। नाभि केंद्र का मतलब निर्णय लिए जाते हों। निर्णय लिए जाते हों। चैटिंग नहीं आ रही है आज? सरोज बेटा कल वाली क्लास रखी हुई है, ठीक है, सीक्वेंस में, हमने हटाई नहीं उस क्लास को, ठीक है। कल वाली क्लास जो है वो रखी हुई है, आप उस सीक्वेंस में ही है ना, रखी हुई ना, हटाना भी मत उसको, ठीक है ना। उसमें लाइट चली गई थी और फिर बंद हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी नोट डाउन कर लें, उसको भी देख लेना। राज्य एक जैविक सत्ता है, राज्य का विस्तार नाभि केंद्र से होता है, राज्य के एक क्षेत्र या विस्तार होता है, राज्य में जनसंख्या निवास करती है जिनमें वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पे बात आती है, राज्य में एक पोषण क्षेत्र होता है, राज्य में एक पोषण क्षेत्र होता है। पोषण क्षेत्र होता है, यानी लेबेंसराम, लेबेंसराम पोषण क्षेत्र में परिवहन संबंधी गतिविधियां होती है, सीमांत व नाभि केंद्र को जोड़ती है। और कैजलिन ने परिवहन संबंधी गतिविधियों को धमनियां कहा। परिवहन संबंधी गतिविधियों को क्या कहा? धमनियां कहा। व्यवसायिक गतिविधियां शिराएं, उदर, पेट। और यही जो व्यावसायिक गतिविधियां होती है, उन्हें भुजाएं कहा। व्यावसायिक गतिविधियों को क्या कहा? भुजाएं। और अधिवास क्षेत्र को उसने कहा पेट। पेट या उदर। तो ये अधिवास, इट मीन्स लेबेंसराम हो गया। लेबेंसराम का वास्तविक अर्थ किससे पता चलता? अधिवास क्षेत्र से। भुजाएं, धमनियां किसने कहा? कैजलिन ने। परिवहन संबंधी गतिविधियां सीमांत व नाभि केंद्र को जोड़ती है। परिवहन को धमनियां वर्ड जो है कैजलिन ने लिया, और यहां जो व्यावसायिक गतिविधियां होती है उसके लिए कैजलिन ने भुजाओं का शब्द का प्रयोग किया। और यहां जो ध्यान ने अधिवास क्षेत्र है उसके लिए पेट या उदर संबंधी शब्द का प्रयोग किया। वेरी गुड उदय जी। उदय जी ये सेंटेंस जो है वो अपन ये 5वें नंबर पे पहुंचे अपन, ठीक है। अभी 6ठा नंबर और आएगा, अब 7वें नंबर पे आपका सेंटेंस आएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में
ये छठा नंबर, राज्य में लगातार जनसंख्या वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, अतः राज्य में पोषण क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता बढ़ती जाती है। पोषण क्षेत्र के डेवलपमेंट की, विस्तार लिखा है मैंने, विकास नहीं लिखा, विस्तार लिखा है। विस्तार की आवश्यकता बढ़ती जाती है, यह छठी कंडीशन है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ राज्य में पोषण क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता बढ़ती जाती है। क्लियर। अब 7वें नंबर पे बात करेंगे उदय जी, आपने जो कहा 7वें नंबर पे, चलिए, राज्य पोषण क्षेत्र के विस्तार के लिए अन्य कमजोर राज्यों से संघर्ष करेगा। संघर्ष करेगा, वो भी किस रूप में? प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत। प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत जंगल के नियम, जंगल के नियम, नेचुरल लॉज, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं कि आहार श्रृंखला में एक इसको कोई किसी पे दया नहीं करता, कोई किसी पे दया नहीं करता। तो जंगल में जाने लोइन शिकार करता है जब उसको आवश्यकता महसूस होती है, टाइगर शिकार करता है जब उसको आवश्यकता महसूस होती है। तो यहां ध्यान दें कि आवश्यकता किस कारण महसूस हो रही है? वो हो रही है, ध्यान दें, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो किसकी आवश्यकता महसूस हो रही है? पोषण क्षेत्र की। अब पोषण क्षेत्र बढ़ाना है तो अन्य कमजोर राज्य को मिला लेता है, ठीक है, निरंतर संघर्ष करता है, जैसे रूस यूक्रेन। वेरी गुड। तो यहां देखें, राज्य पोषण क्षेत्र के विस्तार के लिए अन्य कमजोर राज्यों से संघर्ष करेगा, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत, जंगल के नियमों के अंतर्गत। अतः राज्य का यह अधिकार है कि वह अल्प विकसित या कमजोर राज्यों को संघर्ष कर अपने क्षेत्र में मिला ले, अपने क्षेत्र में मिला ले। यही वह सीमांत की बात करता है। सीमांत की, सीमा शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, सीमांत की बात करता है। कौन? फ्रेडरिक रेडजेल। अकॉर्डिंग टू रेडजेल, दो विकसित राज्यों में के मध्य सीमांत लघु होते हैं, जबकि अल्प विकसित राज्यों के मध्य सीमांत बड़े होते हैं।
सीमांत अस्थायी होते हैं। ये भी बात कौन कह रहा है? रेड जेल कह रहा है। सीमांत अस्थायी होते हैं। सीमांत अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। सीमांत अस्थायी होते हैं। हाँ, वेरी गुड रघुवीर। अल्प विकसित राज्यों के मध्य सीमांत बड़े होते हैं। कल मैंने एक चित्र बनाया था, जंगल भी था, ठीक है। अल्प विकसित राज्यों के मध्य सीमांत बड़े होते हैं और विकसित राज्यों के मध्य सीमांत छोटे होते हैं। सीमांत अस्थायी होते हैं, डायनेमिक होते हैं, सीमा की बात वो करता ही नहीं है, ठीक है, उसके उस समय के अकॉर्डिंग बात करता है। क्लियर। और उदय जी, आप ये सेंटेंस आपने दिया है कि राज्य एक जीव है जो स्थान के लिए निरंतर संघर्ष करता है, जैसे रूस व यूक्रेन। तो रूस व यूक्रेन की थोड़ा सा हटके है बात। संघर्ष वही है, पॉलिटिकल संघर्ष है, भू राजनीति का संघर्ष ही है। बट ध्यान से सोचें कि यूक्रेन पहले रूस का ही पार्ट था, ठीक है। यूक्रेन पहले रूस का ही पार्ट था। अब वो ध्यान ने पुनः वापस उन्हें लेने की कोशिश कर रहा है, वापस अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये बात है। और रूस के पास ध्यान ने पोषण क्षेत्र की कोई कमी नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस ही है। रूस के पास पोषण क्षेत्र की कोई कमी नहीं है, उसको यूक्रेन की आवश्यकता नहीं है। बट ध्यान ने यूक्रेन उसका पहले 1990 से पहले यूक्रेन रूस का ही भाग था। क्लियर। अतः वो ये चाह रहा है कि अन्य जितने भी 1990 से पहले जो अमेरिका और नाटो देशों ने रूस को तोड़ा था, उन देशों को वापस सम्मिलित कर लें। अतः भविष्य में संभावना यह है कि जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, बेलारूस, ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो बाल्टिक देश हैं, उन बाल्टिक देशों को, और जो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच की कंट्रीज है, इन सबको, जो रूस से टूटे हुए जितने देश हैं, उन सभी देशों को रूस अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। ये एक तरीके से जियोपॉलिटिक्स का ही पार्ट है, जिसको अपन कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी के दो पोल हैं। उदय जी, सीमांत परिवर्तित व परिपाक क्षेत्र होते हैं। वेरी गुड, सही है। आशा बोल रही है बिटिया कि सीमांत क्या होते हैं? दो राज्यों के मध्य सीमा के पास जो क्षेत्र होता है वह सीमांत कहलाता है बेटा। और सीमा क्या होती है? रेखा होती है दो राज्यों के मध्य, ठीक है। जो क्षेत्र होता है सीमा के पास का, बॉर्डर के पास का, उसे सीमांत कहते हैं, ठीक है। जहां एक राज्य की सीमा स्थित हो और सीमा के जस्ट पास वाला इधर वाला क्षेत्र और उधर वाला क्षेत्र सीमांत कहलाता है। लाइक दिस, जैसलमेर के आगे रेड क्लिफ का एरिया है, तो तनोट माताजी रेड क्लिफ सीमांत में है। तनोट माताजी रेड क्लिफ सीमांत में है, ठीक है। और तनोट माताजी से सामने बॉर्डर है। क्लियर। तो वो सीमांत आ गई। सीमा एक रेखा होती है, कृत्रिम रेखा होती है, और ध्यान दें मानव निर्मित रेखा होती है। सीमाओं का निर्धारण मानव करता है, ठीक है। सीमा क्षेत्र नहीं होती, सीमा क्षेत्र नहीं होती, जबकि सीमांत एक क्षेत्र होता है जो कि ध्यान दें सीमा के बैक साइड में होता है। क्लियर। सीमा जो होती है उसका झुकाव संबंधित राज्य से होता है, संबंधित राज्य से होता है, जबकि सीमांत का झुकाव सामने वाले राज्य से होता है, ठीक है। अतः सीमांतों में गतिविधियां देश विरोधी गतिविधियां होती है। क्लियर। चलिए, तो ये लेवेंसराम की हाइपोथेसिस थी, जिसमें 7 बातें अति महत्वपूर्ण है, ये देख लें। लेवेंसराम, दूरी केंद्र सीमांत के मध्य शक्ति को पहुंचाने वाला क्षेत्र लेवेंसराम है। दूरी केंद्र और सीमांत दोनों को शक्ति देता है कौन? लेवेंसराम। लेवेंसराम में जनसंख्या निवास करती है, सीमा स्थायी होती है। सीमा भी ध्यान ने यहां लगभग स्थायी होती है। सीमा का निर्धारण एक समझौते से होता है बेटा,
और एक बार निर्धारित कर दी जाती है तो वह एक स्थायित्व ले लेती है। लेकिन अपन ये कहते हैं कि हमेशा स्थायी होती है तो विवाद चलते रहता है, ठीक है। लेकिन सीमांत हमेशा अस्थायी होते हैं। जहां जनसंख्या निवास करती हो, आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों का क्षेत्र, कैजलन ने इसे उदर या पेट कहा है। राज्य एक जैविक सत्ता है जो अपना विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार करता है। राज्य का विस्तार नाभि केंद्र से प्रारंभ होता है। निश्चित स्थिति, क्योंकि नाभि केंद्र में के लिए निर्णय निश्चित स्थिति, राज्य का एक निश्चित, राज्य की एक निश्चित स्थिति व विस्तार होता है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि अनवरत रूप से होती है और राज्य में एक पोषण क्षेत्र होता है। कैजलन ने अध्ययन ने परिवहन संबंधी गतिविधियों को धमनियां कहा, व्यवसायिक गतिविधियों को भुजाएं कहा, अधिवास क्षेत्र को पेट व उदर का। राज्य में लगातार जनसंख्या वृद्धि होती है अतः राज्य में पोषण क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता बढ़ती जाती है और इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य को यह अधिकार है, राज्य को यह अधिकार है, ठीक है, राज्य को यह अधिकार है कि वह कमजोर राज्य को मिला ले। अब कैजलन और इसमें यह अंतर है कि कैजलन ये कहता है, इस एसी को बंद ही कर देने यार भाई, ठंडो टीप पड़ी को खोपड़ो। कैजलन ये कहता है, ध्यान से देखें, कि पोषण क्षेत्र का जो विकास है, क्षेत्र का विकास संघर्ष के बजाय तकनीकी विकास करके किया जा सकता है, करके किया जा सकता है। जबकि रेडजेल किसकी बात करता है? जबकि रेडजेल बात करता है बेटा, हाँ बेटा वेरी गुड, उमर सदीक, सर मैं भी सीमांत क्षेत्र में रहता हूं परंतु यहां कोई नहीं चाहता कि दूसरे देश की ओर जाए। वो बात मान ली, क्यों? क्योंकि ध्यान ने दूसरा देश अपने से कई गुना ज्यादा कमजोर है। उमर बेटा आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन ये थ्योरीज है और ह्यूमन थ्योरीज है, और ह्यूमन थ्योरी कोई जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। उमर सदीक, ह्यूमन थ्योरीज है, ह्यूमन थ्योरीज कोई जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। उमर बेटा ये देखो, प्राचीन काल से एक तथ्य सामने आ रहा है, अपनी ज्योग्राफी में कोई चीजें पूर्णतः शुद्ध नहीं है, ठीक है। ये सीमा बाउंड्री और ये राजधानी और ये मान लो प्रथम देश या ए देश और ये राजधानी दूसरे देश की बी कंट्री और ये एरिया सीमांत का, ये एरिया सीमांत का। अब ध्यान दो, ये बाउंड्री बीच में, ये क्या है? बाउंड्री है, सीमा है, और ये सीमांत का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और बाउंड्री एक रेखा के रूप में है, सीमा एक रेखा के रूप में है। तो इस देश के यहां रहने वाले लोगों का झुकाव इस साइड में होता है, लोगों का झुकाव, और कौन से देश के? बी देश के लोगों का झुकाव। और ए देश के लोगों का झुकाव जो होगा वो इधर होगा। क्योंकि यहां ध्यान दें, देश विरोधी गतिविधियां चलती है, सीमांत क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधियां चलती है। उमर सदीक आप कह रहे हो, आप बीकानेर से हो, आपकी बात मैं समझ गया, बट ध्यान दें, आप देखें कि बॉर्डर पर, चाहे कोई सा बॉर्डर हो, उस पर तस्करी, ठीक है, तस्करी की गतिविधि,
प्लस दूसरी अन्य गतिविधियां होती है, उसमें ध्यान दें कुछ नागरिक भी सम्मिलित होते हैं। क्या राजधानी में ऐसी गतिविधियां होती क्या? ठीक है, ज्यादा गतिविधियां तस्करी की कहां होती है? सीमाओं पर होती है, सीमाओं पर होती है। क्लियर? चलिए अब आ गया समझ में, भूगोल में पूर्णतः शाश्वत सत्य नहीं है। चले आगे, बोल तो जाओ। तो 7 बातें ध्यान में रह जाएगी। राज्य एक जैविक सत्ता होती है जो प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करती है। उमर सद्दीक, वेरी गुड, आ गया आप समझ में। रिफ्यूजी, रिफ्यूजी सेला बेटा, रिफ्यूजी अलग चीज होती है। रिफ्यूजी जो होते हैं वो पलायन करने वाले लोग होते हैं। रिफ्यूजी किसी संघर्ष के कारण, किसी राजनीतिक गतिरोध के कारण उस स्थान को छोड़ने वाले जो लोग हैं वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। चलिए, तो 7 बातें मेरे साथ जल्दी जल्दी याद कर ले। पहली, राज्य एक जैविक सत्ता होती है। दूसरा, राज्य का विकास नाभि केंद्र से होता है। तीसरी बात है कि ध्यान दें, राज्य का एक निश्चित स्थिति और विस्तार होता है। चौथी बात, उस राज्य में जनसंख्या निवास करती है जो लगातार वृद्धि होती है। राज्य में एक पोषण क्षेत्र होता है, वह पोषण क्षेत्र ध्यान दें दोनों सीमांत और नाभि केंद्र दोनों को शक्ति प्रदान करता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ध्यान दें पोषण क्षेत्र की कमी होती जाती है। अतः राज्य को, 7वीं बात बोल रहा हूं, अतः राज्य को ध्यान दें कमजोर राज्यों को जीतना चाहिए पोषण क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, जबकि केजेलन ये कहता है कि जीतना, संघर्ष करना ये कोई जरूरी नहीं है, आप पोषण क्षेत्र का डेवलपमेंट भी कर सकते हो। क्लियर? ये लेबेंसराम थ्योरी, दैट्स क्लियर। अब चलते हैं जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति। जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। भू राजनीति, भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स। भू राजनीति ध्यान दें संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता पूर्ति हेतु, आवश्यकता पूर्ति हेतु किए गए प्रयास भू राजनीति कहलाते हैं। भू राजनीति कहलाते हैं, जियोपॉलिटिक्स कहलाते हैं। अब राजनीतिक भूगोल व भू राजनीति में क्या अंतर है? भू राजनीति आवश्यकता के संदर्भ में मानी जाती है। क्लियर? जबकि राजनीतिक भूगोल जो है वो क्षेत्र विशेष में राजनीतिक तथ्यों की बात करता है, बात करता है, राजनीतिक तथ्यों की बात करता है। तो ध्यान से देखें कि राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति में क्या अंतर है। तो राजनीतिक भूगोल क्षेत्र में जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन करता है। ठीक है, राजनीतिक तथ्यों की बात करता है क्षेत्र विशेष में। जबकि भू राजनीति क्षेत्र विशेष में, भू राजनीति क्षेत्र विशेष में आवश्यकता के संदर्भ में जो संघर्ष की कंडीशन पैदा होती है, संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, उसे भू राजनीति कहते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, वो सैद्धांतिक है। ये प्रैक्टिकल है, वो सैद्धांतिक है। इसमें ध्यान दें कुछ भी तरीका अपनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो सामान्य संदर्भ में देख लें, एक वर्ड आता है आवश्यकता। आवश्यकता पूर्ति के रिगार्डिंग जो कार्य किए जाते हैं उसे माउल, माउल लिखते हैं बच्चों।
कि भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित रही है। भू राजनीति राज्य की क्षेत्रीय आवश्यकता से संबंधित रही है। से संबंधित रही है। जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्य की जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्य की जबकि राजनीतिक भूगोल में राज्य की क्षेत्रीय दशाओं का परीक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय दशाओं का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण किया जाता है। क्लियर? तो ये एक डेफिनेशन है, दोनों के बीच के अंतर को प्रेजेंट कर रही है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जो मैंने अभी भी आपको बताया कि राजनीतिक भूगोल क्षेत्र विशेष में राजनीतिक तथ्यों की बात करता है, जबकि भू राजनीति जो है वो संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता पूर्ति की बात करती है। किसकी बात करती है? आवश्यकता। बच्चे को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तोड़ मरोड़ कर किसी भी चोरी करके या किसी भी कंडीशन में कुछ भी रास्ता अपनाकर काम कर लेगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि बच्चे को ध्यान में ये समझ नहीं कि ये गलत है या ये सही है। लेकिन ध्यान में राजनीतिक भूगोल क्या कहता है कि ध्यान में एक संधि समझौतों के अनुसार कार्य किया जाए, दो राज्यों के मध्य डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, संधि या समझौतों के माध्यम से दो राज्यों के मध्य डेवलपमेंट का कार्य किया जाए शांतिपूर्वक, तो वो क्या है? राजनीतिक भूगोल है। और इसमें ध्यान है शाम नाम दंड भेद कुछ भी अपना लो, जियोपॉलिटिक्स और ये माहौल। आगे देखें, इंपॉर्टेंट भी है, भू राजनीति शब्द का जो प्रयोग किया था, भू राजनीति शब्द का प्रयोग कैजलन ने किया था। किसने किया था? कैजलन ने। भू राजनीति शब्द का प्रयोग कैजलन ने किया। और ध्यान दें, ग्रिफिथ टेलर भू राजनीति को नियतिवाद की अति अवस्था कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर भू राजनीति को नियतिवाद की अति अवस्था कहते हैं। अति अवस्था कहते हैं। नियतिवाद का मतलब क्या है? प्राकृतिक नियम। नियतिवाद का मतलब क्या है? नेचुरल लॉ। प्राकृतिक नियम। अब शेर को भूख नहीं लग रही है लेकिन शेर मजाक मजाक में शिकार कर रहा है। शेर को भूख नहीं लग रही है लेकिन शेर मजाक मजाक में शिकार कर रहा है। अरे मजाक मजाक में शिकार कर रहा है तो जंगल को नष्ट कर रहा है, लेकिन शेर कभी ऐसा नहीं करता। इंसान करते हैं ऐसा, मनोरंजन। इंसान करते हैं ना मनोरंजन। तो ध्यान दें प्लीज, नियतिवाद की अति अवस्था। नियतिवाद, जंगल का जानवर कभी नियतिवाद के नियमों को तोड़ेगा नहीं, लेकिन इंसान तोड़ देता है। क्लियर? तो मजाक मजाक में बहुत कुछ कर जाता है। प्राकृतिक नियमों की अवहेलना नहीं करते जंगल के जानवर, लेकिन इंसान जो है वो अति कंडीशन पैदा कर देता है प्राकृतिक नियमों के संदर्भ में। बोले नाक की बात आ गई, मुच्छों की बात आ गई, वो वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ग्रिफिथ टेलर इसे क्या कहते हैं? भू राजनीति नियतिवाद की अति अवस्था कहलाती है। नियतिवाद की अति अवस्था कहलाती है। जर्मन लोग जो हैं वो ध्यान में भू राजनीति को किस रूप में लेते हैं?
भू राजनीति राज्य की आत्मा होती है, राज्य की भौगोलिक आत्मा होती है, राज्य की भौगोलिक आत्मा होती है, भौगोलिक आत्मा होती है, भौगोलिक आत्मा होती है। भू राजनीति राज्य की भौगोलिक आत्मा होती है। जर्मन लोगों ने कहा है, जर्मन प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के बाद। क्लियर? डिमांजिया जियोपॉलिटिक्स के लिए कहते हैं डिमांजिया कि प्रचार व उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान भू राजनीति है। प्रचार व उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान भू राजनीति है। राष्ट्रीय संस्थान भू राजनीति है। क्लियर? भू राजनीति है। यहां इसकी पुस्तक भी लिख लेना। भू राजनीति शब्द का प्रयोग केजलन ने किया था। स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म 1916 किसकी? केजलन की पुस्तक। और इसी में ध्यान ने भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। 5 शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, उसमें अपने काम में जियोपॉलिटिक ही आता है। डिमांजिया, क्लियर? स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म 1916। क्लियर? डिमांजिया प्रचार व उपदेश का राष्ट्रीय संस्थान भू राजनीति है। अब देखें, जियोपॉलिटिक्स जो है भू राजनीति दो अलग अलग संकल्पनाओं का मिश्रण है। दो अलग अलग संकल्पनाओं का मिक्स्ड है। पहला ध्यान दें, राज्य की जैविक संकल्पना का, और दूसरा सामरिक शक्ति विन्यास का, ये दो संकल्पनाएं मिलकर एक नई संकल्पना को जन्म देती है, वो है भू राजनीतिक संकल्पना। अब देखें, सामरिक शक्ति विन्यास में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किसका है? तो थेयरमान का है, टी महान। और सबसे ज्यादा किसका है? तो मैकेंडर का है। किसका है? मैकेंडर का। और राज्य की जैविक संकल्पना में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किसका है? फ्रेडरिक रेडजेल का। दूसरा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूट किसका है? वो है केजलन का। फ्रेडरिक रेडजेल और केजलन। और इधर थेयरमान और मैकेंडर। फिर भी अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन किया जाए तो इधर तो कौन आएगा? मैकेंडर। और इधर आएगा रेडजेल। मैकेंडर और रेडजेल ने एक नया जीव उत्पन्न किया, वो जीव था कार्ल होशोपर। भू राजनीति का वास्तविक प्रतिपादक कौन है? वास्तविक या प्रायोगिक
प्रतिपादक कार्ल होचोपर है। क्लियर? तो ध्यान दें वापस, जियोपॉलिटिक्स ये संकल्पना दो संकल्पनाओं से मिलकर बनी है। संकल्पना दो संकल्पनाओं से मिलकर बनी है। से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। पहली राज्य की जैविक संकल्पना और दूसरी सामरिक शक्ति विन्यास। सामरिक शक्ति विन्यास, ठीक है। हाँ, तो राज्य की जैविक संकल्पना और सामरिक शक्ति विन्यास थेयरमान और मैकेंडर। राज्य की जैविक संकल्पना फ्रेडरिक रेडजेल और कैजलन। क्लियर? इन दोनों की मिक्स्ड संकल्पना कौन सी है? कार्ल होशोपर की भू राजनीति। तो भू राजनीति संकल्पना का प्रतिपादक कौन माना जाता है? कार्ल होशोपर। कार्ल होशोपर माना जाता है। क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आपने पढ़ा है। नोट डाउन करो प्यारे प्यारे बच्चों, और लिख लिया तो थंब इंप्रेशन करके बताओ मुझे एक बार। अंगूठा दिखाओ गुरुजी को। संदीप, वाह क्या बात है। सरोज, स्पाइक मैन भी आएगा, लेकिन मैन जब दादाजी के नाम उदय जी जब दादाजी के नाम चिट्ठी आ जाती ना, तो पोतों को कोई जरूरत नहीं होती, पोते वैसे ही जीवने चले जाते हैं। ठीक है, आप स्पाइक मैन भी है, जेम्स फेयरग्रीव्स भी है, ठीक है, माउल भी है। तो अपना यहां मेन नाम आ गया कौन? मैकेंडर। उदय जी थंब इंप्रेशन करके बताएं। ठीक है इसीलिए मैंने स्पाइक मैन का नाम नहीं लिखा वहां। ठीक है, जेम्स फेयरग्रीव्स का नाम नहीं लिखा क्योंकि कौन आ गया था? मैकेंडर आ गया था, थेयरमान आ गया था, इसलिए नहीं लिखा। वैसे ही ध्यान दें, इधर फ्रेडरिक रेडजेल आ गया तो बाकी सारी चीजें समाप्त हो जाती है। अकेले ही आ गया तो क्लियर। चलिए, तो अब आगे देखेंगे कि अपन कार्ल होशोपर का कंट्रीब्यूट क्या है जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, अगली वाली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, और कार्ल होशोपर का क्या कंट्रीब्यूट है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे मैकेंडर की, सिंपल वे में बात करेंगे। बाकी मैकेंडर की पूरी क्लास है, दे रखी है मैंने, ऑलरेडी दे रखी है। उस क्लास को इसकी सीक्वेंस में लगेगी। कल वाली क्लास के जस्ट बाद मैकेंडर आएगा, ठीक है ना। ओके, नमस्कार।